जय हिंद। ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में कई टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। इन सभी ग्रासलैंड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में और पढ़ेंगे फायर और ग्रेजिंग के इम्पैक्ट के बारे में ऑन द ग्रासलैंड्स। और फाइनली हम बात करेंगे ताइगा बायोम के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इंडिया में प्राइमरीली 6 टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में प्राइमरीली 6 टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 6 टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलते हैं सब हिमालयन ग्रासलैंड्स, दूसरे देखने को मिलते हैं सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, तीसरे देखने को मिलते हैं ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड्स, चौथे देखने को मिलते हैं मॉन्टेन ग्रासलैंड्स, पांचवें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल सवानास और छठवें देखने को मिलते हैं वेट ग्रासलैंड्स। इंडिया में प्राइमरीली 6 टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात की गई है सब हिमालयन ग्रासलैंड्स के बारे में। सब हिमालयन ग्रासलैंड्स जो हैं वो तराई बेल्ट में देखने को मिलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन फुटहिल्स के अंदर जो तराई बेल्ट देखने को मिलती है, उस तराई बेल्ट में सब हिमालयन ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ये जो सब हिमालयन ग्रासलैंड्स हैं, इनमें टॉल ग्रासेस देखने को मिलती हैं, इनमें डेंस ग्रासेस देखने को मिलती हैं, लेकिन इन टॉल एंड डेंस ग्रासेस के साथ साथ कुछ स्कैटर्ड ट्रीज भी इन सब हिमालयन ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं सेमी एरिड ग्रासलैंड्स। ये जो सेमी एरिड ग्रासलैंड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं नदर्न गुजरात में, ये देखने को मिलते हैं राजस्थान में, ये देखने को मिलते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ये देखने को मिलते हैं दिल्ली में, ये देखने को मिलते हैं पंजाब में। ये जो सेमी एरिड ग्रासलैंड्स हैं, इनमें ओपन और स्पार्श ग्रासेस देखने को मिलती हैं और कुछ श्रब्स भी देखने को मिलते हैं। तीसरा हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड्स। और ये जो ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड्स हैं, ये पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलते हैं, सिवाय नीलगिरीज के। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला वाले रीजन में जो नीलगिरीज देखने को मिलते हैं, उन नीलगिरीज को छोड़ के पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड्स वाले रीजन्स हैं, इन रीजन्स में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे व्हीट, जैसे बार्ले को उगाया जाता है। चौथा हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। और ये जो मॉन्टेन ग्रासलैंड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर। हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर देखने को मिलते हैं मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। मॉन्टेन ग्रासलैंड्स किन रीजन्स में देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आसाम में, मणिपुर में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में। पांचवा हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल सवानास। और ये जो ट्रॉपिकल सवानास हैं, ये देखने को मिलते हैं राजस्थान में, ये देखने को मिलते हैं डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। राजस्थान और डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल सवानास। और ये जो ट्रॉपिकल सवानास हैं, इनमें ग्रास डोमिनेंट होती है, लेकिन घास के साथ साथ छोटे मोटे वुडी प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। और लास्ट हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं वेट ग्रासलैंड्स। और ये जो वेट ग्रासलैंड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं गंगा के एलुवियल प्लेन्स में। नदर्न इंडिया के अंदर गंगा के एलुवियल प्लेन्स में देखने को मिलते हैं वेट ग्रासलैंड्स। और वेट ग्रासलैंड्स नाम से ही क्लियर है, इन वेट ग्रासलैंड्स में टॉल ग्रासेस देखने को मिलती हैं, सेमी एक्वेटिक ग्रासेस देखने को मिलती हैं। इजी और सिंपल सी बात है, हमारे कंट्री में प्राइमरीली 6 टाइप के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलते हैं सब हिमालयन ग्रासलैंड्स। ये जो सब हिमालयन ग्रासलैंड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं तराई बेल्ट में। दूसरे देखने को मिलते हैं सेमी एरिड ग्रासलैंड्स। और ये जो सेमी एरिड ग्रासलैंड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं नदर्न गुजरात में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और दिल्ली में। तीसरा देखने को मिलते हैं ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड्स। और ये जो ड्राई सब ह्यूमिड ग्रासलैंड्स हैं, ये पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलते हैं, सिवाय नीलगिरीज के। चौथा देखने को मिलते हैं मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। और ये जो मॉन्टेन ग्रासलैंड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर। पांचवा देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल सवानास। और ये जो ट्रॉपिकल सवानास हैं, ये देखने को मिलते हैं राजस्थान और डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। और छठवा देखने को मिलते हैं वेट ग्रासलैंड्स। और ये जो वेट ग्रासलैंड्स हैं, ये देखने को मिलते हैं गंगा के एलुवियल प्लेन्स में।
इजी और सिंपल सी बात है, इजी और सिंपल तौर पे याद रखना। फिर इसके बाद बात आती है अबाउट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, एक बात तो ये कि हमारी कंट्री में दुनिया भर की लगभग 17% कैटल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और ये जो कैटल पॉपुलेशन है इसको सपोर्ट करने के लिए लंबा चौड़ा फॉरेस्ट चाहिए, इसको सपोर्ट करने के लिए लंबा चौड़ा चारा चाहिए। और ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉरेज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है चारे का। तो ये जो हमारी लंबी चौड़ी कैटल पॉपुलेशन है इसको सपोर्ट करने के लिए ग्रासलैंड्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कैटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कैटल बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है मीट का, कैटल बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स का, कैटल बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है वुल प्रोडक्ट्स का। तो इस कैटल को सपोर्ट करने के लिए, इस कैटल के लिए जो फॉरेज है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए ये जो ग्रासलैंड्स हैं, ये ग्रासलैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, ये जो ग्रासलैंड्स हैं इनमें डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। ऐसा फ्लोरा देखने को मिलता है जो कि हनी बीज को अट्रैक्ट करता है, और ये जो हनी बीज हैं ये हनी को प्रोड्यूस करती हैं, ये हे को प्रोड्यूस करती हैं। और हनी और हे और ऐसे जो अदर रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, वो हमारे लिए अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये लंबी चौड़ी इंडिजिनियस पॉपुलेशन को, या फिर ये कहें कि लंबी चौड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये ग्रासलैंड्स इंडिजिनियस पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी कंट्री में सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड को परमानेंट ग्रेजिंग ग्राउंड के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। बेहद कम है, सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर लैंड को परमानेंट ग्रेजिंग ग्राउंड के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। और ये जो 13 मिलियन हेक्टेयर परमानेंट ग्रेजिंग ग्राउंड के तौर पे डेजिग्नेट की गई है ये भी डिग्रेडेड कंडीशन में है, ये भी खराब कंडीशन में है, विच मींस कि इसको इंप्रूव करने के लिए हमें बहुत सारा कामकाज करने की जरूरत है। ये जो ग्रासलैंड्स हैं इनको मैनेज करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। जैसे एक झांसी में देखने को मिलता है इंडियन ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक जोधपुर में देखने को मिलता है सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, ये जो ग्रासलैंड्स का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसको एज सच अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्रासलैंड समझ में आते हैं, अगर आपको समझ में आता है कि ग्रासलैंड से हमें क्या मिलता है, तो ये जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसको आप खुद अपने शब्दों में लिख सकते हो। ये तो बुक में दे रखा था तो मैंने साथ में एक बार बता दिया, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि खुद ब खुद आपको समझ में आने चाहिए। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ग्रासलैंड्स का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है इंपैक्ट ऑफ ग्रेजिंग के बारे में। ग्रेजिंग का क्या इंपैक्ट रहता है ग्रासलैंड्स के ऊपर? देखो, हमें ऑलरेडी ये पता है कि दुनिया भर की लगभग 17% कैटल पॉपुलेशन हमारे कंट्री में देखने को मिलती है, विच मीन्स एक लंबी चौड़ी कैटल पॉपुलेशन हमारे कंट्री में देखने को मिलती है। और इस कैटल को फॉरेस्ट चाहिए, इस कैटल को चारा चाहिए, और इसकी वजह से हाई प्रेशर ऑफ ग्रेजिंग देखने को मिलता है ग्रासलैंड्स के ऊपर। और हाई प्रेशर ऑफ ग्रेजिंग की वजह से होता क्या है, ग्रासलैंड्स की जो क्वालिटी होती है वो डिटोरिएट हो जाती है। क्यों डिटोरिएट हो जाती है? कि ग्रासलैंड्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। उससे पहले तो कैटल आती है और ये जो ग्रासेस हैं इन ग्रासेस को खा जाती है। इस हाई प्रेशर की वजह से ग्रासलैंड्स की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाती है। सॉइल कवर जो है वो रिमूव हो जाता है। इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये जो कैटल आती है इस घास को जमीन से उखाड़ लेती है, मतलब लिटरली जमीन से उखाड़ लेती है। और अगर घास को जमीन से उखाड़ लिया गया तो कल तक जो घास
मिट्टी को पकड़ के बैठी हुई थी, घास की जो रूट्स हैं मिट्टी को एक जगह पे पकड़ के बैठी हुई थी, अब वो मिट्टी लूज हो जाएगी। लूज हो जाएगी तो सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। और फिर अगर घास खाली गई है तो जो स्पेस बचा है उस स्पेस में ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उस स्पेस में जो बरोइंग करने वाले एनिमल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और जब एनिमल्स बरोइंग करेंगे तो मिट्टी लूजन अप होगी, जब मिट्टी लूजन अप होगी तो खूब सारा सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। तो ग्रेजिंग के हाई प्रेशर की वजह से जो ग्रासलैंड्स की ओवरऑल क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती है, सॉइल इरोजन ज्यादा देखने को मिलता है, सॉइल कवर जो है वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, ह्यूमस कवर का एब्सेंस होता है और उस ह्यूमस कवर के एब्सेंस की वजह से जो मिनरल सॉइल सरफेस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। घास को अगर कैटल खा जाएगी तो जो ह्यूमस कवर है वो रिमूव हो जाएगा, और अगर ह्यूमस कवर रिमूव हो जाएगा तो जो मिनरल सॉइल सरफेस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज जो मिनरल सॉइल सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगा, और एक्सपोज होगा तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ये ग्रासलैंड्स वेट होते हैं तो पडलिंग देखने को मिलती है, पडलिंग सरफेस लेयर के ऊपर इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लो कि कैटल जो है वो ग्रासलैंड या मैदान में घूम रही है। अब कैटल जब घूमेगी तो उसके पैरों की वजह से गड्ढे क्रिएट होंगे, जो सॉइल है वो लूजन अप होगी। इसको एक तरीके से पडलिंग बोल देते हैं। इनफैक्ट जब घास को कैटल खा लेगी तो सॉइल के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे जो कि डैम्पिंग करेंगे। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, पडलिंग बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, और अगर सॉइल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा तो अल्टीमेटली सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। अगर सॉइल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा तो बहुत सारी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो कि उस ग्रासलैंड वाले रीजन में चल रही थी अब वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, अब उनमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है ये डिटोरिएट हो जाएगा। देखो, ये जितनी भी बातचीत हम कर रहे हैं ये लगभग सेम बातचीत है। हो क्या रहा है कि कैटल आती है, घास खाती है, घास खाती है तो सॉइल एक्सपोज होती है, सॉइल एक्सपोज होती है तो इरोजन देखने को मिलता है, सॉइल कवर रिमूव होता है, ग्रासलैंड्स में डिटोरिएशन देखने को मिलता है। वो कैटल मूव कर रही है तो उसके जो पैर हैं उससे गड्ढे क्रिएट हो रहे हैं, सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। सॉइल स्ट्रक्चर अगर खराब हो रहा है तो सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। सॉइल जब एक्सपोज होगी तो फिर बहुत सारे एनिमल्स बरोइंग करेंगे, बहुत सारे ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से भी क्या होगा, अल्टीमेटली इसकी वजह से भी सॉइल लूजन अप होगी और इरोजन देखने को मिलेगा। तो बात हम वही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर बात करें फायर के रोल के बारे में तो ग्रासलैंड्स में फायर का रोल क्या है। देखो, फायर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में फायर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो पुरानी डेड ग्रास है वो फायर की वजह से जल जाती है, और जब डेड ग्रास जल जाती है तो फिर सरफेस क्रिएट होता है नई ग्रास के ग्रोथ के लिए, और ये जो नई घास उगती है ये लश होती है, ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखने को मिलती है। वेजिटेशन कंट्रोल देखने को मिलता है इस फायर की वजह से। कैसे? घास उग रही है वो तो ठीक है, लेकिन घास के साथ साथ बहुत सारे वुडी प्लांट्स भी तो देखने को मिलते हैं। ये जो वुडी प्लांट्स हैं ये एनक्रोच ना करें उसके लिए फायर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो फायर है ये फोरेज को इंप्रूव करती है, ये चारे की कंडीशन या उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को इंप्रूव करती है। कैसे? जब पुरानी डेड ग्रास जल जाएगी तो जो नई घास उगेगी, वो जो नई घास होगी उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो चारा जो है वो बेटर क्वालिटी का होगा। जब आग लगेगी, जब फायर लगेगी तो सॉइल जो है वो वार्म हो जाएगी, और ये जो वार्म सॉइल है इसमें इंक्रीज्ड माइक्रोबायल एक्टिविटीज देखने मिलेंगी, माइक्रोबायल एक्टिविटीज देखने मिलेंगी। लेकिन ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से जो सॉइल की ओवरऑल क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। हालांकि कभी कभी डिक्रीज भी हो सकती है क्वालिटी, लेकिन इन जनरल इन एक्टिविटीज की वजह से सॉइल की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। और ये जो फायर है ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है? जो पुरानी डेड ग्रास हुआ करती थी उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते थे, उसमें भी कुछ इंसेक्ट्स रहते थे, उसके ऊपर भी कुछ बर्ड्स डिपेंडेंट थी। जब फायर होगी, जब आग लगेगी तो ऐसा नहीं है कि सारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, पुरानी कुछ स्पीशीज रह जाएंगी, और जब नई घास आएगी तो नई कुछ स्पीशीज डेवलप होंगी। पुरानी और नई दोनों स्पीशीज जब देखने को मिलेंगी तो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो फायर है ये डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करती है। देखो, ग्रेजिंग का इंपैक्ट, फायर का रोल, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये आपको खुद से लिखनी चाहिए। इनको एज सच बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है।
ये तो बुक में दे रखा है तो मैं पढ़ाते जा रहा हूं, बट हाँ कोशिश ये करो कि ये छोटी छोटी चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ग्रासलैंड्स की बातचीत इसके साथ में खत्म हो गई। अब बात आती है ताइगा बायोम के बारे में। ये जो ताइगा बायोम है या ये जो ताइगा फॉरेस्ट है, इसको स्नो फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है, इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ताइगा बायोम है इसको स्नो फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है, इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है। और ये जो ताइगा बायोम है इसमें देखने को मिलती है एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी। एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के, प्रेसिपिटेशन के एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। भाई कॉन्टिनेंट के जितना अंदर आप जाओगे उतना अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। कोस्टल एरियाज में ऐसा नहीं होता है, कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्टिनेंट में अंदर जाते जाते हो वैसे वैसे आपको एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के। ये जो ताइगा बायोम है इसमें एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलती है, फ्रिजिड और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। परमाफ्रॉस्ट सॉइल जो है, सॉइल जिसके ऊपर स्नो कवर होता है, वो लगभग 5 से 7 महीने तक देखने को मिलती है। आप सोच ही सकते हो कि ऐसी सॉइल जिसके ऊपर स्नो है, जो कि स्नो कवर्ड है, लगभग 5 से 7 महीने तक वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, बहुत मिनिमल देखने को मिलेगी। और अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो ताइगा बायोम है इसमें एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलती है। प्रेसिपिटेशन ना के बराबर देखने को मिलती है, लगभग 35 से लेके 60 सेंटीमीटर के बीच में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। और टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरिया की अगर बात करें तो साइबेरिया में टेम्परेचर जो है वो -69 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और साइबेरिया के अलावा कुछ और प्लेसेस की अगर बात करें, जैसे कनाडा वाले रीजन की बात करें, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं इस ताइगा बायोम में। तो ये जो ताइगा बायोम है इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलती है। ये जो ताइगा बायोम वाला रीजन है इसमें समर्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, समर्स जो है वो बेहद छोटी होती हैं। इनफैक्ट सिर्फ 50 से 100 दिन ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉस्ट फ्री होते हैं, अदरवाइज पर्मा फ्रॉस्ट सॉइल देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो ताइगा बायोम है, ये ताइगा बायोम मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलास्का से लेके कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट तक, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह में, यूरेशिया में ये जो रशिया का सेंट्रल पोर्शन होता है वहां तक ये जो ताइगा बायोम है वो देखने को मिलता है। साइबेरिया में ये जो ताइगा बायोम है ये देखने को मिलता है। ये जो इमेज में आप देख सकते हो, अलास्का वाले रीजन में, कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में, फिर इधर यूरेशिया में ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, फिर इधर रशिया का ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे, कुछ कुछ साइबेरिया में, ये जो ताइगा बायोम है ये ताइगा बायोम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ताइगा बायोम है ये मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो ताइगा बायोम है ये एब्सेंट ही देखने को नहीं मिलता है। और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, ये जो ताइगा बायोम में अगर एसेंशियली देखो तो ये लगभग 50 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो लैटिट्यूड्स हैं 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री, इन लैटिट्यूड्स में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ओशन देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंट्स ना के बराबर देखने को मिलते हैं हायर लैटिट्यूड्स में। और अगर कॉन्टिनेंट्स ही नहीं होंगे तो ये बायोम कहां से डेवलप होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो ताइगा बायोम है ये ऑलमोस्ट एब्सेंट है, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलता है। देखो ताइगा बायोम के कॉन्टेक्स्ट में 2-3 चीजें याद रखो। एक तो इसको स्नो फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है या फिर इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है। दूसरा, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटैलिटी। टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं, प्रेसिपिटेशन ना के बराबर देखने को मिलती है, परमाफ्रॉस्ट सॉइल लगभग 5 से 7 महीने तक देखने को मिलती है, और समझ जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये जो ताइगा बायोम है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये एब्सेंट होता है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो ये जो ताइगा बायोम है इसमें कॉनीफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे पाइन देखने को मिलता है, जैसे स्प्रूस देखने को मिलता है, जैसे फर देखने को मिलता है। कॉनीफेरस ट्रीज का मतलब नीडल लाइक लीव्स होती हैं इन ट्रीज में। और नीडल लाइक लीव्स क्यों होती हैं, बिकॉज
वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, बिकॉज स्नो एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करती हैं। पत्ती है, पत्ती में से तो बहुत इजीली वाटर लॉस हो जाएगा, पत्ती के ऊपर स्नो भी बहुत इजीली एक्यूमुलेट हो जाएगी। लेकिन निडल शेप का है, तो निडल शेप वाला जो ट्री है उसमें वाटर लॉस भी कम देखने को मिलेगा, उसमें जो स्नो एक्यूमुलेशन है वो भी कम देखने को मिलेगा। जो पेड़ इस ताइगा बायोम वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, उनकी जो बार्क होती है वो थिक होती है, जो छाल होती है या फिर ये कहें कि जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक होती है। थिक क्यों होती है? बिकॉज कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं, और कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो थिक बार्क है, ये थिक बार्क काम में आती है। ये जो पेड़ होते हैं ये कॉनिकल शेप में होते हैं। कॉनिकल शेप में क्यों होते हैं? बिकॉज ये बहुत इजीली स्नो को शेड कर सकते हैं। ऐसी कुछ शेप होती है, अगर फ्लैट हो तो आराम से स्नो जम जाएगी, लेकिन ये कॉनिकल शेप के होते हैं तो जो स्नो होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। तो वेजिटेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, कॉनिफेरस ट्रीज देखने मिलते हैं, नीडल लाइक लीव्स देखने को मिलती हैं, थिक बार्क देखने को मिलती है, और कॉनिकल शेप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। सॉइल की अगर बात करें तो ये जो सॉइल होती है ये न्यूट्रिएंट पुअर होती है। और न्यूट्रिएंट पुअर क्यों होती है आपको समझ में आना चाहिए। ना के बराबर डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है, कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं और डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स कहां से रिलीज होंगे? तो न्यूट्रिएंट पुअर होती है सॉइल। सॉइल जो है वो एसिडिक होती है, बिकॉज कॉनिफेरस ट्रीज में नीडल्स होती हैं, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, और इनकी वजह से एसिडिक नेचर देखने को मिलता है सॉइल में। ऑर्गेनिक मैटर की बड़ी ही थिन लेयर देखने को मिलती है, वेजिटेशन ही उतनी ज्यादा नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर कहां से आएगा? तो ऑर्गेनिक मैटर की थिन लेयर देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो यहां पे जो भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं, दे आर अडेप्टेड टू कोल्ड टेम्परेचर्स, दे आर अडेप्टेड टू कोल्ड एनवायरमेंट। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर थिक फर देखने को मिलता है, फेदर्स देखने को मिलते हैं खुद को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इस टाइगा बायोम के, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो इनएक्टिविटी वाली स्टेट में चले जाते हैं। ये जो टाइगा बायोम है इसमें बीएस देखने को मिलते हैं, इसमें रोडेंट्स देखने को मिलते हैं, इसमें वुल्फ वगैरह देखने को मिलते हैं। टाइगा बायोम बहुत सिंपल तौर पे याद रखना। और ये जो टाइगा बायोम है इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो तुंद्रा बायोम देखने को मिलता है, लेकिन तुंद्रा बायोम में दो होते हैं। तुंद्रा बायोम के बारे में भी हम कंपैरेटिव फॉर्म में बात करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। टाइगा बायोम और इंडिया में ग्रासलैंड्स की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, मैं बार बार ही बोलता हूं, बिकॉज ये एक बार की मेहनत है। एक बार मेहनत करोगे तो एक बार में ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।